नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम राजस्थान सीएचओ एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और हम की पॉइंट्स के ज़रिए जल्दी से जल्दी सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो 4th क्लास है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, वो हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट आज का रहेगा वो रहेगा ड्यूरिंग CPR compressions of chest in 1 minute when to rescue is there। CPR के दौरान अगर दो बचाव कर्मी हैं के दौरान अगर 1 मिनट में छाती का जो संपीड़न दे रहे हैं तो उसकी जो रेशियो है वो दर है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100 कंप्रेशंस पर मिनट। हम 1 मिनट के अंदर है वो 100 कंप्रेशन तक देंगे, ठीक है। और CPR की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। CPR की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिट्यूशन, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिट्यूशन, ठीक है। रिससिट्यूशन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग CPR, अगर CPR दे रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी साइकिल रेस्क्यू शुड बी चेंज्ड। जब CPR दौरान दे रहे हैं उसके दौरान क्या करना है, कितने सर्कल के बाद, कितने चक्कर के बाद हम जो बाद है जो बचाव दल है उसको बदला जाना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर 5 साइकिल्स, 5 साइकिल के बाद या 2 मिनट के बाद, ठीक है। इसका मेन मोस्टली होता है 2 मिनट्स टाइम के बाद, 2 मिनट के बाद हम क्या होता है जो रेस्क्यू है वो चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट रहेगा कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिट्यूशंस इंक्लूड। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो पूछा गया है और ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये बार बार रिपीट होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का, CPR का। तो राइट होता है केब, CAB केब। केब C फॉर हम सजेस्ट करते हैं सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन है C फॉर सर्कुलेशन होता है, A फॉर एयरवे और B फॉर ब्रीदिंग, ये इसका पैटर्न होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन नियोनेटल रिससिटेशन। अगर कोई बच्चा है, नियोनेट है, नियोनेट के अंदर हम जो वेंटिलेशन का, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो रेशियो देखते हैं तो वो कितना रहता है, वो 3:1 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वाइल गिविंग CPR इन अडल्ट, किसी अडल्ट के अंदर हम CPR दे रहे हैं, अडल्ट पेशेंट है उसके अंदर CPR की कंडीशन आ चुकी है, CPR हम दे रहे हैं, तो विच इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ हैंड फॉर कंप्रेशन, ठीक है। अगर जो करेक्ट पोजिशन है, राइट हाथ की जो स्थिति है वो पूछी गई है, वो कौन सी होगी, तो लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ये कहाँ पर दी जाती है, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ठीक है। इसका जो राइट आंसर कौन कौन सा होगा, जो हाथ हम कहाँ पे, जो हथेली जो रखेंगे जिसे हम कंप्रेशन देने हैं तो वो उसकी पोजीशन है वो रखने की कहाँ पे होगी, तो जो चेस्ट है तो ये स्टर्नम है, ठीक है। ये स्टर्नम है तो स्टर्नम का फर्स्ट हाफ, फिर इसका आधा हाफ, तो ये जो सेकंड पोजीशन ये बनेगी, तो यहाँ पर हम क्या वो हैंड की पोजीशन है वो रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा MCQ रहेगा वो रहेगा टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर पुल या खींचने से बचाने के लिए, पुल होने से हमें बचाने के लिए नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। तो नर्स क्या करेगी, कैथेटर को मरीज के कहाँ पर वो है टेप कर देगी ताकि वो क्या ऊपर वो खींचे ना, पुलिंग ना हो वहाँ से। तो इस चीज़ का बचाव करने के लिए यूरिनरी कैथेटर का मतलब एकदम रिमूव ना हो जाए, पुल होकर के बाहर ना आ जाए, ठीक है, और वहाँ की इंजरी हो सकती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जो नर्स है वो टेप कर देगी कैथेटर को। तो अपर इनर थाई, ठीक है, अपर इनर थाई, ठीक है। ये आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा कई बार, जब पेशेंट की कोई सर्जरी होती है या वैसे ही पेशेंट को यूरिनरी प्रॉब्लम के कारण अगर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है तो जो नर्स क्या करती है कि अपर इनर साइड, ऊपर की साइड में और इनर साइड में थाई की क्या कर देती है, टेप कर देती है ताकि जो क्या कैथेटर है वो पुल आउट ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मोस्ट ऑफ कैथेटर हैव डायमीटर इन। लगभग जो कैथेटर होते हैं, अधिकांश जो कैथेटर है उनका जो डायमीटर वो होता है FR के अंदर, ठीक है। FR क्या होता है,
एग्जैक्टली व्हाट इज द मीन ऑफ एफआर यूनिट। एफआर यूनिट का जो मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट मतलब रिजल्ट इसका मोस्ट कैथेटर सारे एफआर के अंदर होते हैं, और एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एफआर यूनिट का जो एग्जैक्टली मीनिंग है वो क्या होता है, एफआई इकाई का जो मतलब है वो क्या होता है। तो आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर, जो आउटर डायमीटर होता है कैथेटर का, ठीक है, कैथेटर का जो आउटर डायमीटर होता है वो एफआर होता है। ठीक है, हमने कैथेटर यूरिनरी कैथेटर हमने देखा होगा, तो ये 12 एफआर का होता है, ये 14 एफआर का होता है, ये 16 एफआर का है, तो ऐसे उस पर लिखा होता है। ठीक है, तो जो कैथेटर है, ठीक है, उसका जो आउटर डायमीटर है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या होगा, आउटर डायमीटर होता है वो कितना होता है, एफआर के अंदर काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइज 14 to 16 एफआर इज यूज्ड फॉर मेल कैथेटराइजेशन एंड साइज 12 से 14 फॉर फीमेल कैथेटराइजेशन। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर यूज किया जाता है कि आप थोड़ा मेल के अंदर जो साइज है थोड़ा सा बड़ा होगा, 14 से लेकर के 16 एफआर का होता है, इज यूज फॉर मेल कैथेटराइजेशन, एंड फीमेल के लिए थोड़ा सा साइज है वो छोटा रहेगा, 12 से 14 एफआर का रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच पोजीशन यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था। दोस्तों, अगर आपने की पॉइंट्स की पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें रही है, तो आप हर क्लास में मैंने 50 क्वेश्चंस 50 की पॉइंट्स है वो अटैम्प्ट किए हैं, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस को जा करके विजिट करें, उन क्लासेस को देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिलेबस है वो कवर हो। एनजी ट्यूब डालते समय हमें कौन सी स्थिति है वो अपनाई जाती है, रखी जाती है, तो हाई फॉवलर जो पोजीशन है वो उसके अंदर रखी जाती है, हाई फॉवलर पोजीशन है, एनजी ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते समय रखी जाती है। लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब शुड बी मेजर्ड फ्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एमसीक्यू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, वो मैं आपको, ये क्या बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में ये रिपीट होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, नॉट सेट लेवल के, एम्स लेवल तक के जितने भी जो भी एग्जाम है, आरआरबी के एग्जाम है, एनएचएम के, सभी के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, और सीएचओ के अंदर का ये फेवरेट, सीएचओ का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू जिफोइड स्टर्नम। ठीक है, जो एनजी ट्यूब की लंबाई है वो कहाँ से मापनी चाहिए, तो नाक की नोक से लेकर के, नाक की नोक से लेकर के कान के ईयर लोब तक, कान के ईयर लोब और जिफोइड पुरसे तक। ठीक है, तो ऐसे करके इसको जिफोइड स्टर्नम तक, जिफोइड स्टर्नम तक इसको नापा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इंसर्ट कर रहे हैं एक ट्यूब को इनसाइड द स्टमक, पेट के अंदर, थ्रू द नोज। ठीक है, एक ट्यूब है वो हम डाल रहे हैं नाक के थ्रू, पेट के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो उस ट्यूब को क्या कहेंगे, वो उसका जो रास्ता है वो कौन सा है, वो नोज के जरिए हम डाल रहे हैं। तो नाक के माध्यम से अगर ट्यूब को डालते हैं तो वो उसको हम काउंट बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है कहलाएगी नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। डेप्थ ऑफ चेस्ट इन चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर के दौरान कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हम दे रहे हैं, चाइल्ड के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखना कि इन्फेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर, अडल्ट के अंदर, इन सभी के अंदर इसका थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है रेशियो। तो ये जो वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किस चीज़ का पूछा गया है, डेप्थ ऑफ चेस्ट इन चाइल्ड के अंदर पूछा गया है, तो सीपीआर है, तो उसके अंदर जो डेप्थ है वो कितनी जाएगी, 1 से लेकर के 1.5 इंच तक वो नीचे कंप्रेस करना हमें। ठीक है, इससे ज़्यादा करेंगे तो रिब्स फ्रैक्चर का चांसेस होते हैं, रिब्स फ्रैक्चर का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अडल्ट के अंदर ये 2 से 2.5 इंच तक भी जाती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे रिब्स फ्रैक्चर का भी रिस्क होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग सीपीआर रेशियो ऑफ एडीआर, एडीआर डायलेशन इज यूज्ड। एडीआर इंजेक्शन होता है, एड्रेनलिन इसको इंजेक्शन को बोला जाता है, एडीआर इंजेक्शन होता है। सीपीआर के दौरान इसका जो रेशियो है वो पूछा गया कितना होता है, तो उसका रेशियो होता है 1:1000। इसका रेशियो होता है 1:1000, 1:1000 इसका रेशियो होता है सीपीआर के दौरान एडीआर इंजेक्शन का। ठीक है, जो कि पल्स रेट को इम्प्रूव करके रखता है, पल्स रेट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच पल्स इज पल्पेट टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर सीपीआर की कंडीशन है, एक अडल्ट पेशेंट है उसके अंदर सीपीआर हम दे रहे हैं, उसके अंदर सीपीआर की कंडीशन है
तो उसका इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं कि जो सीपीआर हम दे रहे हैं उससे पल्स रेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पल्स रेट बढ़ या इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो हम कौन सी पल्स है उसको चेक करेंगे, किस चीज़ को पल्स, कौन से पल्स को चेक किया जाता है, तो वहाँ पे कैरोटिड पल्स को चेक किया जाता है। कैरोटिड पल्स है उसको चेक किया जाता है सीपीआर का प्रभाव चेक करने के लिए, सीपीआर का इफेक्टिवनेस है वो चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टीपीएन, टोटल पेरीनेटल न्यूट्रिशन, टीपीएन इसका फुल फॉर्म जो क्या होता है, टोटल पेरीनेटल सॉल्यूशन इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, तो इसका राइट आंसर रहेगा हाइपर ओस्मोलार और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है टीपीएन, टोटल पेरिनेटल जो सॉल्यूशन है वो के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैटगेट इज मेड फ्रॉम, कैटगेट, व्हाट इज कैटगेट। सबसे फर्स्ट तो हमें ये बताना चाहिए कैटगेट क्या है। कैटगेट क्या, एक धागा होता है, ठीक है, ये एक धागा होता है जो कि स्टिचिंग में यूज किया जाता है, स्टिचिंग में यूज किया जाता है। और ज़्यादातर जो जेनाइटल ऑर्गन या ओरल कैविटी या इनसाइड के जो स्टिचिंग होती है वो कैटगेट के द्वारा की जाती है। और ये किससे बना होता है, ये होता है गट ऑफ द शिप इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, भेड़ की आंत से बनाया जाता है, ठीक है, भेड़ की आंत से जो गट ऑफ द शिप इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। और इसकी विशेषता यही कि ये 5 से 7 दिन के अंदर ये ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाता है। ये जो स्टिच लगाए जाते हैं इनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बच्चों वगैरह में ये ज़्यादा लगाते हैं ताकि ये आगे दिक्कत ना हो, 5-7 दिन के अंदर वो जो अपने आप ही जो धागे हैं ये डिजोल्व होकर के निकल जाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, मोस्ट कॉमन सेक्शन कैथेटर साइज यूज्ड इन मेल अडल्ट। मेल अडल्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो सक्शन कैथेटर 12 से 14 तक का एफआर का इसके अंदर यूज किया जाता है मेल के अंदर। टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाई, जो वाटर की जो टेम्परेरी हार्डनेस है, ठीक है, वाटर की जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो रिमूव की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट जो आंसर है वो रहेगा बॉइलिंग। बॉइलिंग के द्वारा जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है वो दूर कर दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोनों हार्म इज विच इथिकल प्रिंसिपल। किसी दोनों हार्म का मतलब होता है किसी को हानि न पहुंचाना, कौन सा नैतिक सिद्धांत है, ठीक है। दोनों हार्म इज विच इथिकल प्रिंसिपल, ये कौन सा एक नैतिक सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नॉन मेल एफिशिएंस। नॉन मेल एफिशिएंस इसका, नॉन माल एफिशिएंस इसका जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फॉल्स रिटन रिपोर्ट विद एन इंटेंशन ऑफ हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ वन पर्सन इज नॉन एज। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, उसकी जो इमेज है उसको डाउन करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा है उसको कम करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से अगर कोई रिपोर्ट या झूठी रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लाइबल। उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लाइबल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि थॉमस स्प्लिंट इज यूज्ड टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर ऑफ विद बोन। थॉमस स्प्लिंट है, थॉमस स्प्लिंट लगाया जाता है, थॉमस स्प्लिंट है, ये ऑर्थोपेडिक्स के अंदर यूज किया जाता है इमोबिलाइज करने के लिए फ्रैक्चर, ठीक है। कौन सी बोन का, किस बोन का, तो ये राइट आंसर होता है इसका फीमर बोन। फीमर बोन जो सबसे लॉन्ग बोन कही जाती है, लॉन्ग बोन कही जाती है फीमर। ये अगर फीमर बोन है ये फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे घुटने के बाद में ये टिबिया आ गई, ये अंकल है, तो यहाँ से अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो यहाँ पर एक थॉमस, एक ऐसे कड़ा लगा करके ऐसे यहाँ पर ऐसे स्प्लिंट लगाया जाता है, उसको थॉमस स्प्लिंट कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है फ्रैक्चर होता है अगर फीमर बोन का, तो उसके अंदर थॉमस स्प्लिंट है वो यूज़ किया जाता है। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट विद टू रेस्क्योर। अगर टू रेस्क्योर है, दो बचाव कर्मी के साथ है, कोई अगर अपने सीपीआर दे रहे हैं तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, 30:2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार सीएचओ के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दो रेस्क्योर है अगर है तो इसका जो
दो बचाव कर्मी हैं तो उनके साथ जो वैसा कुछ संपीड़न है उसके साथ वेंटिलेशन का अनुपात रहेगा 30:2। और अगर 1 है, अगर एक बचाव कर्मी है, अगर एक रेस्क्यूअर है तो ये 15:1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 50:2, सॉरी 15:2 रहेगा। वेयर इज दी थंब प्लेस्ड ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न पे भी यहाँ पे ये चीज आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये चीज, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना कि किसके बारे में पूछा गया, चाइल्ड के बारे में, न्यूबॉर्न के बारे में, एडल्ट के बारे में। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। न्यूबॉर्न के बारे में पूछा गया कि थंब को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, यहाँ पर रहेगा लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, जो स्टर्नम है, ठीक है, उसका लोअर जो थर्ड पार्ट रहेगा तो वहां पर हमें करना है, जो स्टर्नम है उसका जो निचला तीसरा भाग, तिहाई भाग है, उसके अंदर हमें करना है थंब को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वाइल प्रोवाइडिंग सीपीआर द कंप्रेशन डेप्थ फॉर अडल्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अडल्ट के अंदर जो डेप्थ कितनी रहेगी, कम से कम 2 इंच तक उसकी रहेगी, 2 इंच तक ही रहेगी। और ये CHO एग्जाम 2023 का MCQ है और उसमें आया हुआ रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पुरुलेंट ड्रेनेज, thick white and pus like may be indicative of infection and should be cultured। पीप युक्त जल जैसे कोई गाढ़ा सफेद मवाद जैसा संक्रमण का संकेत हो सकता है। ठीक है, और इसका संवर्धन, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो कल्चर है वो किया जाता है। तो पुरुलेंट ड्रेनेज के बारे में ये क्वेश्चन आया है। पुरुलेंट ड्रेनेज किसको कहेंगे हम? पुरुलेंट ड्रेनेज होता है पीप युक्त जल होता है, पीप युक्त जल होता है। कई बार हमने देखा होगा कि कोई भी इन्फेक्शन है, किसी भी पार्ट पे इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे ट्रॉमा को इंजरी होगी, कई दिनों के बाद उस घाव से, उस जख्म से क्या होता है कि एक थिक, एक वाइटिश और पस लाइक जिसे फ्लूइड निकलता रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या स्मेल भी हो सकती है और ये गंध युक्त भी हो सकता है और गंध के रहीन भी हो सकता है। तो उसको हम कहेंगे पुरुलेंट ड्रेनेज। पुरुलेंट ड्रेनेज क्या होता है? थिक वाइट एंड पस लाइक जो फ्लूइड होता है, इन्फेक्शन के कारण निकलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू बेड इन हॉस्पिटल शुड मेंटेन। ये क्वेश्चन कोविड के टाइम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बन गया है कि नॉर्मल एक हॉस्पिटल है तो 2 बेड है तो उनके बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए? तो 6 फीट का जो गैप है वो दोनों के बीच में होना चाहिए, 2 बेड के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर कॉलर बोन फ्रैक्चर। क्लेविकल फ्रैक्चर, कॉलर बोन फ्रैक्चर और ब्यूटी बोन फ्रैक्चर। इसको हम 2-3 नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया है उसको कॉलर बोन फ्रैक्चर भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगर इसका फ्रैक्चर हो जाता है, क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो फिगर ऑफ 8 बैंडेज है वो यूज़ की जाती है। फिगर ऑफ 8 की जो बैंडेज, ऐसे बैंडेज उसके अंदर की जाती है, यूज़ की जाती है। यहाँ पे शोल्डर होते हैं। ठीक है, और क्लेविकल पे यहाँ पे कंप्रेशन, अगर क्लेविकल ये फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है और वो एक जगह पर स्टेबल इमोबिलाइज हो जाती है। तो इसके लिए फिगर ऑफ 8 जो बैंडेज है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द ट्रैक्शन यूज्ड फॉर द सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो चुकी है तो उसके लिए जो ट्रैक्शन है वो कौन सा यूज़ किया जाएगा? तो उसके लिए जो होलो ट्रैक्शन है, हालो ट्रैक्शन या होलो ट्रैक्शन कहा जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, स्पाइनल की इंजरी है, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है, तो उसके लिए होलो ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है कि जो थोड़ा ट्रैक्शन लगा के रखता है और एक जगह पे इमोबिलाइज करके रखता है ताकि मूवमेंट ना हो और अनदर कॉम्प्लिकेशन है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच एथिकल प्रिंसिपल इज फॉलोवर्ड इन टेलिंग ट्रूथ अबाउट द डिजीज टू ए पेशेंट्स। किसी मरीज को बीमारी के बारे में सच बताने में किस नैतिक सिद्धांत का पालन किया जाता है? ठीक है, अब कोई भी पेशेंट आ गया, कोई भी पेशेंट आ गया, पेशेंट को जो डिजीज है, उसको HIV है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, या उसको कोई भी सीरियस कंडीशन है, उसको CA है, तो डायरेक्ट उस पेशेंट को हम सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई पेशेंट को बता रहे हैं, ट्रुथ उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ रहेगी? तो उसको हम बोलते हैं वेरासिटी। उसको उस वर्ड उसको बोला जाता है वेरासिटी।
वेरासिटी का मतलब है कि पेशेंट को जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग उसको सत्य बिल्कुल बात बताई जा रही है, तो वो रहेगा वेरासिटी। नेक्स्ट हम पढ़ते कि दी एन एथिकल प्रिंसिपल दैट ओब्लिगेट फेथफुलनेस टू कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक नैतिक सिद्धांत है जो क्या करता है, प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों के प्रति वफादारी को बाध्य करता है। एक नर्स है, उसका जो रूल है, उस एक नर्स है, उसके जो रूल है, उसके रेगुलेशन है, उसकी जो जिम्मेदारी है, ठीक है, तो उनके प्रति प्रतिबद्ध, उनके प्रति मतलब बिल्कुल स्टिक होना, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवार होना, तो वो क्या कहलाएंगे, विश्वास पात्र बन करके, रिस्पॉन्सिबल बन करके किसी के प्रति कार्य करना, तो वो कहलाएगा फिडेलिटी, ठीक है। फाइडिलिटी, फाइडिलिटी इसको कहा जाता है, फाइडिलिटी इसको कहा जाता है, निष्ठा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो फाइडिलिटी, निष्ठा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते कि एन एनर्जी नर्स एंग्री नर्स सॉरी एन एंग्री नर्स defame the patients through her comment that he is rude and domineering is this is an example and for एक नाराज नर्स है अपनी टिप्पणी के माध्यम से रोगी को बदनाम करती है कि वह असभ्य है, कि वह असभ्य है और दबंग है, या लड़ाई करने वाला है, या वह सही जवाब नहीं देता, मतलब कुछ भी। एक नर्स है वो अपने पेशेंट से नाराज हो चुकी है किसी भी उसके बिहेवियर पर, तो वो क्या करती है कि रोगी को, उसी पेशेंट को क्या करती है, बदनाम करने के लिए, उसकी इमेज को डाउन करने के लिए क्या करती है, उस पर अलग अलग जैसे आरोप थोपती है कि यह असभ्य है, ये दबंग है, ये लड़ाई करता है, ये झगड़ा करता है, ये ट्रीटमेंट करते समय कुछ गलत बोलता है। तो वो सब चीज़ें, वो किसका उदाहरण रहेगा, वो सिलेंडर्स का उदाहरण रहेगा, ठीक है, वो रहेगा सिलेंडर्स, मतलब वह उसकी बदनामी, सिलेंडर उसको कहा जाएगा, उसका जो राइट आंसर रहेगा सिलेंडर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इज नोन एज। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस का राइट आंसर रहेगा, द प्रिंसिपल है फेयरनेस का, जो प्रिंसिपल है वो कौन क्या है, नोन एज जस्टिस, इसको कहते हैं जस्टिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टचिंग ए पेशेंट और होल्डिंग ए पेशेंट विदाउट कंसल्ट इज नोन एज। सबसे पहले अगर कोई भी प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी, कोई भी अगर एक मतलब एक्टिविटी मान लो पेशेंट से हम करते हैं, पेशेंट के साथ करते हैं, तो उसमें उस पेशेंट की कंसल्ट होना, उसकी सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उसको, उसकी बिना परमिशन के हम अगर कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है, अगर उसकी परमिशन के लिए बिना ही हम कोई प्रोसीजर उसके साथ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। बिना परमिशन के अगर उसको छूते हैं, उसे पकड़ते हैं, या उसके साथ कोई भी कवर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी इज लीगली टर्म्ड एज। प्रोफेशनल, पेशेवर लापरवाही को कानूनी तौर पर क्या कहा जाता है, मॉल प्रैक्टिस उसको कहा जाता है, ठीक है, माल प्रैक्टिस उसको कहा जाता है। पेशेवर प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी अगर की जाती है, लीगली टर्म एज, पेशेवर लापरवाही को कानूनी तौर पर क्या कहा जाता है, कदाचार कहा जाता है, माल प्रैक्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि सीरोस ड्रेनेज क्या है, सीरस ड्रेनेज या सीरोस ड्रेनेज किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लीन रहेगा, थिन रहेगा, मे बी प्रेजेंट इन ए हेल्दी हीलिंग वुंड, ठीक है, तो ये रहेगा हेल्दी हीलिंग वुंड के अंदर, ठीक है। सीरस ड्रेनेज, सीरस ड्रेनेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सीरस ड्रेनेज रहेगा, उसके अंदर क्लियर रहेगा, फ्लूइड क्लीन रहेगा, थिक रहे, थिन रहेगा, थिक नहीं होगा, थिन रहेगा, ठीक है। तो हेल्दी जो जख्म है, जो हीलिंग वुंड हो रहा है, उसकी ये निशानी रहेगी, उसको हम बोलेंगे सीरस ड्रेनेज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सीरो सैंग्विनियस ड्रेनेज क्या होता है, कंटेनिंग ब्लड, इसके अंदर क्या ब्लड कंटेन, ब्लड मिक्स होगा विद सीरस, सीरस जो हमने पढ़ा, क्लियर जो पढ़ा अभी, फ्लूइड पढ़ा, थिन पढ़ा, वो प्रेजेंट हो सकता है। और ये भी क्या होता है, एक हेल्दी हीलिंग वुंड है, उसकी भी एक निशानी है, तो इसको बोलते हैं सीरो सैंग्विनियस ड्रेनेज। रक्तयुक्त जो जल है, सीरो सैंग्विनियस ड्रेनेज जो है वो क्या गया, प्राइमरली ब्लडी ड्रेनेज, जो मुख्य रूप से जो पहला जो खून होता है, फर्स्ट खून होता है, एक्टिव ब्लीडिंग में भी प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या होता है, सक्रिय रक्तस्राव मौजूद होता है, प्राइमरी इसको ब्लडिंग ड्रेनेज वो कहा जाता है। ए रिटिन
statement of policy and principle that guide the behavior of an all employee is called। नीतियों और सिद्धांतों का लिखित विवरण जो सभी कर्मचारियों के व्यवहार का मार्गदर्शन करता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब रिटन कंसल्ट लिया जाता है। रिटन स्टेटमेंट हो गई है, कोई भी कंपनी है उसकी पॉलिसीज है, कोई भी संस्था है उसकी पॉलिसीज है, प्रिंसिपल है, रूल है, वो गाइड करता है कि इसी बिहेवियर के अंदर आपको एम्प्लॉय को रहना है और इन्हीं बिहेवियर के थ्रू आपको काम करना है। चाहे वो कोई स्कूल की संस्था हो, कोई हॉस्पिटल की संस्था हो, उसके जो रूल रेगुलेशन जो नियम होंगे, तो ये सब जो करेगा उसको बोलते हैं वर्क ऑफ एथिक्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा वर्क ऑफ एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज। वो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, इसमें क्या होगा कि किसी भी अन्य व्यक्ति के बिना किसी वैध कारण बल का प्रयोग करना। ठीक है, अपनी मर्जी से, बिना उसके परमिशन के, बिना उसकी सहमति के हम अपनी तरफ से कोई भी एक्टिविटी उस पर कर रहे हैं, उसको उसके साथ कुछ व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो रहेगा बैटरी। नेक्स्ट नंबर, इट इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ इथिकल कंपोनेंट्स डिवोटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलबींग। क्या यह नैतिक घटकों का वाला व्यवसाय है? इट इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ एथिकल कंपाउंड जो मानव और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। प्रोफेशन क्या चीज है? प्रोफेशन यहाँ पे पूछा गया, प्रोफेशन है, प्रोफेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, कि ह्यूमन के द्वारा सोशल वेलफेयर या ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर के लिए जो वर्क किया जाता है, जो वो ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है, जो क्या एथिकली है, एथिकली है, उसके अंदर नियम है, नीति है, उसके अंदर कानून है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन इज नोन एज। ठीक है, व्यक्ति के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक व्यक्ति है, उसको खुद को अधिकार है, खुद को कंपनी के अंदर डिसीजन लेने का अधिकार है, खुद को एक टाइमिंग का अधिकार है, खुद को गाइड करने का अधिकार है, तो वो रिस्पेक्ट करना खुद की, मतलब राइट खुद के लिए। ठीक है, खुद के लिए जो राइट्स है, सेल्फ के लिए, सेल्फ की इमेज को बढ़ाने के लिए, तो वो सब किस नाम से जाने जाते हैं? वो ऑटोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। इन विच स्टेज ऑफ बर्न देयर आर फॉर्मेशंस ऑफ ब्लिस्टर। ब्लिस्टर बर्न का क्वेश्चन है ये, बी यू आर बर्न का ये क्वेश्चन रहेगा कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, ब्लिस्टर की जो फॉर्मेशन है वो कौन सी स्टेज के अंदर होगी? ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर तो सिर्फ रेडनेस होती है, सेकंड के अंदर यहाँ पर ब्लिस्टर होंगे। ठीक है, और थर्ड के अंदर है जो सब टिश्यू वगैरह है, जो अंदर का फेट है, वो सब कुछ इसके अंदर जाएगा, और फोर्थ के अंदर जो बोन विजिबल होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर रहेगा। तो सेकंड स्टेज के अंदर है जो ब्लिस्टर हमें दिखेंगे, वो किस में दिखेंगे? वो सेकंड स्टेज के अंदर शो होंगे। डूइंग नो हार्म और डू नॉट हार्म टू क्लाइंट एंड अदर नॉन एज। ग्राहक और अन्य को कोई नुकसान न पहुंचाना या नुकसान न हो, उसको बोलते हैं माल नॉन मॉलफिसेंस। नॉन मेलफिसेंस उसको कहा जाता है, खुद को भी कोई नुकसान ना हो और अगले को, ग्राहक को या कोई भी बेसिस से उसको भी कोई नुकसान हो, तो उसको कहा जाता है मॉल नॉन मॉल मेलफिस फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकियोस्टोमी इज परफॉर्म्ड बिटवीन। जो ट्रैकियोस्टोमी का क्वेश्चन है, ट्रैकियोस्टोमी का जो क्वेश्चन है वो आया है, ट्रैकियोस्टोमी है वो परफॉर्म की जाती है कहाँ पर? तो सेकंड और थर्ड जो ट्रैकियल रिंग है उसके बीच के अंदर इसकी ओपनिंग की जाती है। नेक्स्ट नंबर ने कि एंडोट्रैकियल ट्यूब इज पुट इनटू। एंडोट्रैकियल नाम से पता लगता है, एंडो मतलब अंदर, ट्रैकियल मतलब ट्रैकिया, तो ये ट्रैकिया के अंदर पुट की जाती है। एंडोट्रैकियल ट्यूब कहाँ पर? ट्रैकिया के अंदर डाली जाएगी। ब्रेडन स्केल का पूछा गया, ब्रेडन स्केल यूज टू असेस। जो ब्रेडन स्केल है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो बेड सोर की कंडीशन चेक करने के लिए, बेड सोर की डिग्री चेक करने के लिए, बेड स्टोर की कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि दी ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू अबव द बियॉन्ड द नॉर्मल बाउंड्रीज ऑफ द स्कार इज कॉल्ड। निशान की सामान्य सीमाओं के ऊपर और परे निशान की उत्तक को कैलोरी कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कोई चोट लगी, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई भी अपने एक स्किन पर एक निशान बन गया, कोई दाग बन गया, कोई स्कार बन गया किसी भी वजह से, तो उसका जो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल उसका स्कार का जो ये इतना फैलना चाहिए, लेकिन वो अगर इतना फैल जाता है
या इतना कुछ भी हो जाता है तो उसको हमको जो कहेंगे वो कहेंगे किलोइड। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? किलोइड। किलोइड का होता है मतलब भी कोई भी नॉर्मल स्कार है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है वो अब हो जाती है, ठीक है, तो नॉर्मल बाउंड्री है उसकी वो क्रॉस कर जाती है तो उसको बोलते हैं हम किलोइड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पस लाइक स्टेज ऑफ रेसेस इज नोन एज। पस लाइक जो स्टेज है, ठीक है, रेसेस आ गए, कोई रेसेस हो गए, उसके अंदर क्या होता है पस लाइक स्टेज कंडीशन है वो उत्पन्न हो गई है, उसके अंदर जैसे पस टाइप कंडीशन है वो भर गई है, तो जैसे कोई सी चीज़ पे रेशेस लगे, कोई स्क्रैचेस लगे, कुछ भी लगे, तो उसके अंदर क्या पस लाइक कंडीशन होगी, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी लग रहा है कि पस लाइक कंडीशन हो चुकी है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पस्चुलेस्ट। ठीक है, पस्चुलेस, पस्चुलेस उस कंडीशन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट्स रहेगा वो रहेगा सेपरेशंस ऑफ द लेयर, separations of the layer of the surgical wound but organ is not protruded, protrude is known as। सर्जिकल घाव है कि परतों का अलग होना लेकिन अंग का बाहर ना निकलना, प्रोट्यूड होना और प्रोट्रूड नहीं होना। कोई भी अगर जैसे कोई सर्जरी हुई है, इंसिजन लगाया है, तो वहाँ पर क्या है ये जो साइड जो स्टिच लाइन है वो खुल जाएगी और यहाँ से जो एब्डोमिनल का कोई अंग है, कोई भी मतलब वो ऑर्गन बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो वो प्रोट्रूड, उसको बोलते हैं प्रोट्रूड होना। वो अंग है वो प्रोट्रूड हो गया, वो बाहर आ गया, बाहर विजिबल हो गया। अगर प्रोट्रूड नहीं होता है उसको बोलते हैं डेहिसेंस। उसको अगर प्रोट्रूड नहीं होता है, वो अंदर ही रहता है, बाहर शो नहीं होता, तो उसको बोलते हैं डेहिसेंस। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ द डेड टिश्यू फ्रॉम द ओपन वुंड विच हेल्प टू द वुंड और हीलिंग इज नोन एज। खुले घावों में मृत ऊतकों को हटाने की प्रक्रिया जो घावों के भरनों में मदद करती है क्या कहलाती है? कोई ओपन वुंड है, आईएनडी एक प्रोसेस होती है, ठीक है, इसके अंदर चीरा लगा के छोड़ देते हैं और ड्रेसिंग करते रहते हैं, ड्रेसिंग करते रहते हैं, धीरे 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 जो क्या यहाँ पर जो भी डेड टिश्यू आएंगे, जो भी पस पड़ेगी, उनको हम साफ क्लीन करते रहते, धीरे धीरे वो जख्म हील होता रहता है, भरता रहता है। तो उस तरह की जो प्रोसीजर है, उस तरह का जो कंडीशन है, उस तरह का जो वुंड है, उसको हम क्या कहेंगे? डीब्रिडमेंट। डीब्रिडमेंट उसको कहा जाता है, डीब्रिडमेंट उसको कहा जाता है, शत शोधन। इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा डीब्रिडमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फोर्थ जो फंडामेंटल की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की क्लास। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसे लगी आप कमेंट करें, और आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को कंटिन्यू वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।